हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कूलाम का नियम है निर्वात में, माध्यम में कैसे वो कार्य करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो है कूलाम का नियम। तो देखिए, कूलाम के नियम में हमने पढ़ा था कि कूलाम बल जो होता है वो होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर एप्सिलॉन बताएगा हमें माध्यम के लिए। किसके लिए बताएगा? माध्यम के लिए। ठीक है, ऐसे हमने निर्वात में लिखा था, ये माध्यम के लिए कूलाम बल होगा जिसको F मीडियम हम कह सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही निर्वात के लिए हम लिखें F0 जो हमें निर्वात के बारे में बताएगा। तो उसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि ऐसा था कि दो चार्ज आवेश हमने लिए Q1 और Q2, हमने मान लिया दोनों ही पॉजिटिव हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r। तो यदि ये निर्वात में होगा तब तो इसके ऊपर जो कूलाम बल लगेगा वो ये होगा, और यदि इसको माध्यम में रख दिया जाएगा तो इसको ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं पैरावैद्युतांक की। किसकी बात करते हैं? पैरावैद्युतांक। तो देखिए क्या होता है पैरावैद्युतांक। तो ये हमने पीछे लास्ट लेक्चर में किया था, ये मान हमने निकाला था, जो कूलाम बल है उसके दोनों मान हमने निकाले थे। अब हम पैरावैद्युतांक की बात करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको एप्सिलॉन R से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एप्सिलॉन R क्या है? एप्सिलॉन R को इस प्रकार से पढ़ा गया कि जो कूलाम बल है वो सर्वाधिक कहाँ होगा, सबसे अधिक कहाँ होगा। तो ये देखा गया कि कूलाम बल है वो किस किस के ऊपर निर्भर करता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। कूलाम बल है वो आवेशों के गुणनफल के ऊपर निर्भर करता है, उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, और एक तीसरी स्थिति और है जो माध्यम यानी कि कूलाम बल माध्यम के ऊपर भी क्या करेगा? निर्भर करेगा। तो ये देखा गया कि जो कूलाम बल है वो सबसे अधिक कहाँ मिला? निर्वात में मिला। कहाँ मिला? निर्वात में। तो जो कूलाम बल F है वो सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में। कहाँ पर होता है? निर्वात में। इसकी वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। और जब कूलाम बल ये निर्वात के लिए लिखा और ये किसी कंडक्टर मीडियम के लिए हम बात करें तो चालक माध्यम में कूलाम बल का मान कितना था? 0 मिला। ठीक है, और जब तीसरी हमने बात की कि मीडियम, ठीक है, जिसमें पैरावैद्युतांक की हम बात करते हैं, तो जो पैरावैद्युतांक माध्यम हम लेंगे, जैसे ही माध्यम की हम बात करेंगे तो कूलाम बल है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? माध्यम पर। किस पर निर्भर करेगा? माध्यम पर। ठीक है, तो सबसे अधिक ये हुआ। अब ये हमें पता लग गया चालक माध्यम में 0 है, तो बचा कौन सा? एक अन्य माध्यम जिसको पैरावैद्युतांक या अचालक माध्यम हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कूलाम बल जब डिफाइन किया गया तो उसकी वैल्यू अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग मिली। जो किससे कंपेयर करें हम? जो निर्वात से कंपेयर करें। तो फिर डिफाइन किया गया पैरावैद्युतांक। तो पैरावैद्युतांक इस प्रकार से डिफाइन किया गया, क्या किया गया कि निर्वात में कहाँ पर सबसे अधिक बल कहाँ होगा? निर्वात में। तो निर्वात में कूलाम बल, कहाँ पर? निर्वात में कूलाम बल। ठीक, उसके बाद दूसरा माध्यम, जो भी हम माध्यम लेंगे तो माध्यम में कूलाम बल, इन दोनों का जो अनुपात होगा, ठीक है, उसी अनुपात को डिफाइन किया गया पैरावैद्युतांक। तो एक्चुअल में पैरावैद्युतांक क्या है? जो हम पैरावैद्युतांक माध्यम या मीडियम लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, उसकी एक प्रॉपर्टी है। एप्सिलॉन R क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है। तो इस प्रकार से यदि इसको हम सोल्व करें तो एप्सिलॉन R कितना आएगा? देखिए, निर्वात के लिए ये लिखा हुआ है, ये माध्यम के लिए है। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो निर्वात में हो गया। भाग में क्या आ जाएगा? माध्यम में, मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये तो हो गए कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो एप्सिलॉन R यहाँ से क्या पढ़ा जाएगा? ये डिवाइड में आ जाएगा, ये मल्टीपल में, यानी कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम बात करें कि हमारे पास जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो एप्सिलॉन की वैल्यू इसको क्रॉस मल्टीपल कर दें तो क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R, ये आ गया। यानी कि एप्सिलॉन
जो है वो किसके इक्वल, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के इक्वल। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो मीडियम में इस प्रकार से कूलाम बल लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब देखें ये निर्वात में है और ये उस पहरावैद्युतांक माध्यम के लिए, किसके लिए, पहरावैद्युतांक, जिसका पहरावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर है। तो इनको यदि हम कंपेयर करें, क्या करें, कंपेयर करें, तो कितनी वैल्यू हमें देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो देखिए क्या वैल्यू हमें देखने को मिलती है, हम कंपेयर यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ से आएगा कि एफ मीडियम अपॉन F0 क्या आएगा। क्या यहाँ से हम लिखना चाहें, सॉरी इसको थोड़ा ऐसे लिख लें इसके अनुसार कि एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू निर्वात में कूलाम बल अपॉन में माध्यम में कूलाम बल, यानी कि ये तो हो गया F0 और ये क्या हो गया F मीडियम। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास आया एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू F0 अपॉन F मीडियम। तो F मीडियम कितना आ जाएगा, F मीडियम आ जाएगा F0 अपॉन एप्सिलॉन आर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम किसी मीडियम को यूज करेंगे, दो आवेशों के बीच में जब किसी माध्यम को रख दिया जाएगा जिसका पहरावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है, तो उस माध्यम में कूलाम बल जो है वो निर्वात का कितना गुना रह जाएगा, 1/एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाएगा। कितना गुना, 1/एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहरावैद्युतांक को डिफाइन किया गया, यानी कि जैसे ही पहरावैद्युतांक माध्यम आएगा तो कूलाम बल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिखा गया कि Fm जो है वो निर्वात का कितना गुना, एप्सिलॉन आर गुना। अब इसको ऐसे समझो, मान लो कि ये दो आवेश हैं Q1 और ये Q2, बीच की दूरी r है, ये निर्वात में रखें, ये कहाँ पर रखें, निर्वात में। ठीक है, तो निर्वात में बल लगा F0। अब इसी सिस्टम को उठा करके वही आवेश लिए और दूरी भी वही रखी, लेकिन इसको कहाँ रख दिया, जल में। कहाँ पर रख दिया, जल में। तो अब माध्यम आ गया, क्या आ गया, माध्यम। और जल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 80 के लगभग। ठीक है, 80 या 81। तो अब कूलाम बल इस जल में कितना होगा, इसका, निर्वात का। तो क्या लिखा जा सकता है, एफ मीडियम जल के लिए, किसके लिए, जल के लिए, F0 और एप्सिलॉन आर का मान कितना है, 80। तो देखिए जैसे ही निर्वात से हमने कहाँ रख दिया, जल में रख दिया, तो जो कूलाम बल है वो निर्वात का कितना गुना कम हो गया, 1/80 गुना कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही निर्वात आता है, जैसे ही आवेशों को निर्वात में रखा जाएगा इस सिस्टम को, तो कूलाम बल है उसका मान कम होता चला जाएगा। तो डिफाइन किया गया था कि एप्सिलॉन आर यदि 1 होगा तो निर्वात हो जाएगा, और यदि एप्सिलॉन आर इन्फिनिटी होगा तो चालक माध्यम होगा, और एप्सिलॉन आर का मान यदि अलग अलग होगा, क्या होगा, अलग अलग होगा, तो वहाँ पर कूलाम बल का मान भी अलग अलग मिलेगा। इसको अचालक माध्यम की तरह भी हम समझ सकते हैं। तो ये पहरावैद्युतांक था, क्या था कि निर्वात में कूलाम बल और माध्यम में कूलाम बल का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, पहरावैद्युतांक कहलाता है, जिसको एप्सिलॉन आर के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और है जो हमें आनी चाहिए। मान लो हमने यहाँ पर कहा कि इस सिस्टम को हमने निर्वात में रख दिया, कहाँ पर रख दिया, निर्वात में। जैसे मान लो कि ये हमने आवेश लिया, ये Q1 और ये आवेश लिया Q2। ठीक है, और इनके बीच की दूरी हमने रख दी r, कितनी रख दी, r। और ये पहले कहाँ पर रखा हुआ है, निर्वात में रखा हुआ। कहाँ पर रखा हुआ है, निर्वात में रखा हुआ है। अब हम इसी सिस्टम को, ये पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया कि इन आवेशों को, इन दोनों आवेशों को, मान लो ये Q1 है और ये Q2 है और बीच की दूरी भी वही है r। ठीक है, और इसको किसी माध्यम में रख दिया, किस में रख दिया, इस सिस्टम को हमने किसी माध्यम में रख दिया, और उस माध्यम का अपवर्तनांक एप्सिलॉन आर है। मान लो जैसे जल ही ले ले, हम अभी लिया था, जल में रख दिया, यानी कि पूरी तरह से माध्यम जल है इसमें। अब तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन में हमने क्या किया कि ये दो आवेश ले लिए Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी अब भी वही रखी r, कितनी रखी, r।
ठीक है। लेकिन अब इसके बीच में यहाँ पर या यहाँ कहीं हम कहें कि इन दोनों आवेशों के बीच में कोई टी मोटाई की, कितनी मोटाई की, टी मोटाई की, मान लो इसकी मोटाई कितनी है, टी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, टी मोटाई, और ये दूरी है आर। टी मोटाई की कोई हमने अचालक पट्टिका रख दी। क्या रख दिया? पैरावैद्युतांक माध्यम की कोई पट्टिका रख दी जिसका पैरावैद्युतांक है एप्सिलॉन आर। कितना है? एप्सिलॉन आर के इक्वल। तो हमसे पूछा गया कि इस केस में कूलम्ब बल कैसे निकालें, इसमें और इसमें कैसे होगा। यानी कि यहाँ पर तो पूरी तरह से किस में है? जल में रखे हुए हैं। यहाँ पर इन दोनों आवेशों के बीच में हमने आंशिक रूप से कंप्लीटली यहाँ से यहाँ तक नहीं है, यानी कि पूरा सिस्टम किस में नहीं है? माध्यम में नहीं है। आंशिक रूप से हमने क्या रख दिया? पैरावैद्युतांक पदार्थ रख दिया जिसकी मोटाई कितनी है? टी है, और जो पैरावैद्युतांक है उसकी वैल्यू कितनी है? एप्सिलॉन आर। तो तीनों ही केस में यदि हम कूलम्ब बल की बात करें तो आएगा F0 पहला, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ F1 जो निर्वात के बारे में हमें बताएगा। इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इस केस के लिए होगा। इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा F2 हम मान लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो सिंपल हमने पढ़े। अभी इसके लिए क्या फॉर्मूला हमें यूज करना है तो ध्यान रखना। इसके लिए F3 हम लिखना चाहें तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन। चार्ज है Q1 Q2, और जो ये हम लिख रहे हैं R, वो कैसे लिखी जाएगी? वो लिखी जाएगी R माइनस टी प्लस टी अंडरूट एप्सिलॉन आर का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इसके बीच में जो बल लगेगा वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये रखेंगे तो जो दूरी होगी वो इस प्रकार से डिफाइन की जाएगी। तो जब आंशिक रूप से भरा हुआ हूँ, यानी कि आवेशों के बीच में आंशिक रूप से कोई पैरावैद्युतांक माध्यम रख दिया जाएगा, तो उस स्थिति में F3 जो हमने निकाला वो इस केस के लिए था, और उसके लिए इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। यदि निर्वात है तब तो ये हो जाएगा, यदि पूरी तरह से माध्यम में रखा हुआ है तब ये हो जाएगा, और यदि आंशिक रूप से है तब इसका हम उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जब हम करेंगे तब इसका भी यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो आपको जब प्रॉब्लम की जाएगी तब एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए आपको यही फॉर्मूला याद रखना है कि जब आंशिक रूप से भरा हुआ हो तो क्या होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करें पैरावैद्युतांक। हो गया कि जैसे पैरावैद्युतांक रखा जाता है कूलम्ब बल के मान में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो यहाँ तक समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, कूलम्ब बल का जो हमने पढ़ा, कूलम्ब बल उसका सदिश निरूपण हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो सदिश निरूपण देखिए कूलम्ब बल का, तो क्या है? सदिश निरूपण, यानी कि बल है वो एक सदिश राशि है, तो उसको सदिश रूप में हम कैसे निरूपित प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आगे हम उसका यूज भी करेंगे। तो पहले समझते हैं। मान लो कि हमें दो आवेश दिए हुए हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक आवेश यहाँ है Q1 जिसका मूल बिंदु O, ये मूल बिंदु ले लिया। इसके सापेक्ष स्थिति सदिश है वेक्टर R1, यानी कि Q1 का इसके सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर R1। एक दूसरा आवेश ले लिया Q2 और इसका स्थिति सदिश है मूल बिंदु के सापेक्ष वेक्टर R2। ठीक है, और अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये दोनों ही आवेश मान लो हमने मान लिया पॉजिटिव है। कैसे हैं? धनात्मक है, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम पॉजिटिव लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि इस दिशा में इसके ऊपर क्या लगेगा? बल लगेगा। क्या लगेगा? बल लगेगा। ठीक है, तो ये वेक्टर सदिश में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये सदिश हो गए, वेक्टर सदिश हो गए। ठीक है, तो इसके कारण इसके ऊपर बल लगेगा, उसको हम लिख सकते हैं क्या? F21 वेक्टर। ये लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल। और इनके बीच का जो विस्थापन है वो क्या लिखा जा सकता है? वो लिखा जा सकता है, हम पहले से दूसरे की ओर जा रहे हैं तो यानी कि R21। क्या लिखा जा सकता है? R21। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से इधर जाएंगे, यानी कि ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, उसकी दिशा ये होगी।
ठीक है, तो उसको क्या लिखा जा सकता है, F12, यानी कि दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर बल। और इसके लिए जब हम चलेंगे तो क्या लिखेंगे, R12, क्या लिख देंगे, R12, ठीक है। यानी कि हम मान लें कि दूरी विस्थापन जो भी है, अब हमें दिशा बतानी, क्या बतानी, दिशा। तो इस दिशा में हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर R21 कैप, जैसे ये लिखा है ऐसे ही R21 कैप, ठीक है। इस दिशा में हम लिख सकते हैं R12 कैप, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और इसको क्या करेंगे, हम वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो देखिए सबसे पहले Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या है, F21, कितना है, F21। तो इसको लिखा जा सकता है F21 वेक्टर इक्वल टू चार्ज कांस्टेंट। मान लो ये सिस्टम निर्वात में, कहाँ पर, निर्वात में, तो चार्ज कितना है, Q1 Q2, ठीक है। और इनके बीच की दूरी ये लिखी जा सकती है R21, यानी कि 1 से कहाँ जा रहे हैं, 2 की ओर, तो R21 वेक्टर, इसका स्क्वायर, क्योंकि ये हमने वेक्टर लिया है, और वेक्टर को जब ऐसे लिख देंगे तो ये क्या बताएगा, वो विस्थापन है तो ये दूरी बताएगा, इनटू में इसकी डायरेक्शन के लिए हमने क्या यूज किया है, R21 कैप, क्या यूज किया है, R21 कैप, ये हो गया, ठीक। अब आगे इसको सोल्व करें तो हमें पता है एकांक सदिश यूनिट वेक्टर R21 कैप क्या लिखा जा सकता है, R21 वेक्टर अपॉन वेक्टर R21 का मैग्नीट्यूड, यानी कि ये इसके इक्वल होगा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास F21 आ जाएगा, यानी कि पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल आ जाएगा हमारे पास KQ1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इनटू में क्या आ जाएगा, इसकी जगह ये पुट करेंगे तो R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसको लिखा जा सकता है F21, क्या लिखा जा सकता है, वेक्टर F21 इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन में R21 वेक्टर मैग्नीट्यूड की पावर 3 इनटू में क्या बच गया, R21 वेक्टर, ये बच गया, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए R21 की, किसकी, R21 की। तो इसके लिए हम क्या करें, देखिए ये एक ट्राइंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो ये इन दोनों का, इसका और इसका रिजल्टेंट ये ऐसे हम शो करें, 1 से कहाँ जा रहे हैं, 2 की ओर। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है ये प्लस ये इक्वल टू ये वेक्टर लो, उसमें हमने एडिशन पढ़ा था ट्राइंगल लो में। तो ट्राइंगल लो के देखिए अकॉर्डिंग ये R1, ये R2, और इसका रिजल्टेंट ये, जिसको हमने क्या लिखा, R21, क्या लिखा, R21, यानी कि 1 से कहाँ जा रहे हैं, 2 की ओर। तो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा R1 प्लस R21 इक्वल टू R2। ट्राइंगल लो हमने जो सदिश योग का त्रिभुज नियम है उसमें हमने पढ़ा। तो यहाँ से R21 कितना आ जाएगा, R21 इक्वल टू आ जाएगा R2 माइनस R1। तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ और यहाँ यूज की जा सकती है। तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा F21, कितना आएगा, वेक्टर F21 इक्वल टू आ जाएगा KQ1 Q2 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है, ये है, तो रख दें R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की पावर 3 इनटू में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये आ गया। ये मान लो इक्वेशन 1 आ गई। तो ये बल आया हमारा किसके कारण, Q1 के कारण Q2 पर। ऐसे ही हम निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें कि Q2 के कारण Q1 के ऊपर कितना बल लगेगा, तो इसी फॉर्मूले में हम 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे। तो क्या आएगा देखिए, तो अब हम इसका ही यूज करते हुए सीधा कर सकते हैं। तो क्या हमें देखने को मिलेगा, 2 की जगह 1 और 1 की जगह 2 रखूँगा तो आएगा F12, यानी कि अब कहाँ से कहाँ, 2 से 1 की ओर जा रहे हैं, यानी कि इसके कारण इसके ऊपर बल लगेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, 1 की जगह 2 रख दिया और 2 की जगह 1 इक्वल्स टू, यह आ जाएगा K, इसको 2 लिख दूँ, इसको 1 और फिर उल्टा कर दूँ तो वही आएगा, यानी कि Q1 Q2 अपॉन में इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है R1 माइनस R2 की पावर 3 और इसको क्या लिख दें R1 माइनस R2, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ जाऊँगा और यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो दूरी तो इक्वल होगी, क्योंकि हमें ये जो लेना है वो दूरी लेनी है। क्या लेनी है, दूरी, यानी कि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो इसको लिख सकता हूँ R12
R12। क्या लिख सकता हूँ? R12। तो R12 इसी की तरह क्या आ जाएगा, यहाँ से R12 कितना आ जाएगा, R12 इक्वल्स टू R1 माइनस R2 आ जाएगा। ठीक है, और यदि इसका मैग्नीट्यूड लें, R12 का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा R1 माइनस R2। और जब हमने मैग्नीट्यूड लिया तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है R2 माइनस R1 के इक्वल। ठीक है, यानी कि इस वैल्यू को मैं ये लिख सकता हूं, लेकिन इसको नहीं लिख सकता। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहां पुट कर दें तो F12 कितना आ जाएगा, F12 आ जाएगा हमारे पास कि Q1 Q2 अपॉन में R2 माइनस R1 वैक्टर की पावर 3 इंटू में क्या बच गया, R1 माइनस R2, ये आ गया। ठीक है, अभी आगे और क्या है उसकी हम चर्चा करें, तो यहाँ से ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। तो आगे क्या आएगा देखिए। अब क्या करें हम यहाँ से कि यदि इसमें मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा F12 इक्वल्स टू K Q1 Q2, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, यानी कि R2 माइनस R1, और माइनस मैंने कॉमन ले लिया, अपॉन में क्या आ जाएगा R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड की पावर 3। इस माइनस को इधर मल्टीपल कर दें, इस वैल्यू को माइनस को इधर मल्टीपल कर दें तो ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखें, ये एक इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो इसकी और इसकी जो राइट हैंड साइड है दोनों वैल्यू सेम है, राइट हैंड साइड दोनों क्या है, सेम है। तो इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें जो देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि F21 यानी कि राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो F21 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस F12, यानी कि दोनों बल हैं वो ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है, दोनों बलों की दिशा विपरीत है। क्या बता रहे हैं, दोनों बलों की दिशा विपरीत है। और दोनों का यदि हम परिमाण लें, F21 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू माइनस F12 का मैग्नीट्यूड, तो ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो हमने डायग्राम में देखा इस प्रकार से, एक बल इधर लगा जिसको F12 हमने कहा और एक बल इधर लगा जिसको F21 हमने कहा। तो दोनों की दिशा देखिए, एक इधर है एक इधर है, तो दिशा में तो दोनों विपरीत हैं। तो यहाँ से हमें पता लगा ये दिशा में विपरीत हैं और दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है। दूसरा, ये जो नियम हमने पढ़ा, हमने न्यूटन का तीसरा नियम, गति का जो तीसरा नियम है न्यूटन का, उसमें भी तो ऐसा ही होता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो कूलॉम बल है वो कौन से नियम की पालना करता है, गति के तीसरे नियम की, या न्यूटन की गति के तीसरे नियम की पालना करता है। तो यहाँ से इससे हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म जो सदिश रूप है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि दोनों बल दिशा में तो विपरीत हैं, लेकिन उन दोनों बलों का परिमाण क्या होगा, बराबर रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने पैरावैद्युतांक के बारे में पढ़ा और कूलॉम जो नियम है, कूलॉम जो बल है उसका सदिश निरूपण हमने किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे और वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत की तुरंत पता लग जाए।